रतन शारदा जी, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें केवल एक ऐसी नहीं है कि कोई एक हवाई बात किसी को जुनून में ला देने के लिए, किसी को केवल रेडिकलाइज करने के लिए की गई हो। रेडिकलाइजेशन इनका मकसद था, पुलिस बता रही है। बाकायदा एक रोड मैप है, उसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं। हम पहली स्टेज में क्या करेंगे? हम पहली स्टेज में मुसलमानों का भरोसा जीतेंगे। दूसरी स्टेज के अंदर मास मोबिलाइजेशन करेंगे और हमारे कार्डर्स को लिमिटेड एक्सपोजर कराएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने लड़ने का। तीसरी स्टेज के अंदर हम 50% मुसलमानों का, 10% SC ST OBCs का साथ अपने पास ले लेंगे और फाइनल स्टेज में हमारे पास इतनी राजनीतिक ताकत होगी कि हम देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और फिर हम देश में इस्लामी कानून लाएंगे। ये ख्वाब है। देखिए सौरभ जी, दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग तो बड़े स्पष्ट है क्या करना चाहते हैं। आज से नहीं, सिमी के दिनों से स्पष्ट है कि क्या करना चाहते हैं। इनको दारुल हर्ब नहीं, इनको दारुल इस्लाम चाहिए। ये कई बार घोषणा ऐसे लोग कर चुके हैं, लेकिन समस्या उनकी नहीं है, वो तो स्पष्ट है। समस्या उन लोगों की है जो टीवी पर, समाचार पत्रों के अंदर, पब्लिक स्पेस के अंदर उनको अलग अलग कारण से बचाते हैं, अलग अलग बहाने बनाते हैं। अब यहाँ बैठी है SDPI की महिला, जरा उनको पूछे कि तस्लीम रहमानी SDPI क्यों छोड़ गए थे। मैं उनसे सुन चुका हूँ, तस्लीम रहमानी से। आज तस्लीम रहमानी भी शक के घेरे में, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार ज्ञानवापी के समय मजाक वगैरह उड़ाया था, जिसके कारण सब दंगे फसाद हुए, उसको एक बार छोड़ दें। लेकिन तस्लीम रहमानी SDPI पे क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उसके अंदर अधिक जो कंट्रोल था PFI का था। ये लोगों को जानकारी है, उसको नकार सकती है तो नकारे, वरना पुलिस के पास उसके सबूत होंगे निश्चित रूप से। पुलिस अब उसके लगी है तो लगेगी। तो इस प्रकार से इन ऐसे लोगों को बचाने वाले लोगों की अधिक चिंता है जो देश के अंदर बैठे हुए, जिसको कहते हैं अंदर के ही दुश्मन हमारे, उनसे हमें अधिक संकट है। जो ऐसे लोगों को सालों से अलग अलग स्वरूप में बचाते रहे, टेररिस्टों के लिए वकील खड़े करते रहे। जब उनके ऊपर आरोप लगे तो उनको कहने लगे डेमोक्रेसी खतरे में है, माइनॉरिटी वाला डरा हुआ है। जब दंगे होते हैं तो कहते हैं माइनॉरिटी की गलती नहीं, किसी और की गलती है। तो लगातार जो पाकिस्तान बना तब से इनको बचाने वाले जो सेक्युलर लिबरल कहलाने वाले लोग हैं, हमें संकट उनसे और भी गहरा है। और जहां तक ये बात है बनाने की, भारत को भूल जाए, 1947 में भारत का 1/3 हिस्सा ऐसे लोगों को दिया गया था जिनको शरिया वाला इस्लामिक कानून वाला देश चाहिए था। उनको मिल गया। बड़ी भारी कीमत चुकाई हमने, लाखों जाने गंवाई, करोड़ों ने घर गंवाए। और आज अगर फिर से वही बात करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जिनको चाहिए शरिया, जिनको चाहिए इस्लाम, उनके लिए मुल्क बना था, वहां चले जाए। यहाँ उसकी बात करने वाला कोई हमें नहीं चाहिए। ठीक, मैं DGP साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, एक बात बार बार कही जाती है कि ये PFI पर फिर बैन क्यों नहीं लगता। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया। मैं 4 बजे भी प्रोग्राम कर रहा था, उसमें भी बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अगर ये ऐसे आतंकी संस्था है जैसा आप कहते हैं, जैसा पुलिस कह रही है, तो फिर इस संस्था को बैन करो। करौली में हिंसा होती है तो इनका नाम आता है, कानपुर हिंसा में PFI का नाम आता है, कर्नाटक में कुछ हो जाता है हिजाब बैन के नाम पर, हलाल मीट के नाम पर तो PFI का नाम आता है, केरल में नाम आता है, तमिलनाडु में नाम आता है। तो वो सवाल ये पूछते हैं बैन क्यों नहीं होती है ये। सौरभ जी, बड़ी माकूल बात आपने पूछी। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे चरमपंथी कहते हैं, शांति दूत, अमन का फरिश्ता, और नेशनल पुलिस एकेडमी में उसकी व्याख्यान माला चलवाते हैं। ऐसे जहां पैरोकार हों आपके, तो दुश्मनों की जरूरत थोड़ा ही है आपको। सिमी को हमें 5 साल लगे थे बैन कराने में, 5 साल डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन वो IT युग नहीं था। आज वही डॉक्यूमेंटेशन और वही कार्रवाई हमें करनी है। संबित पात्रा जी से मेरी गुजारिश है कि कम से कम अब इतनी कृपा अपने ऊपर तो हम लोग कर लें। CA एजिटेशन हो, PFI SDPI, फार्मर्स एजिटेशन हो तो PFI SBI, दिल्ली दंगा हो तो हम कह रहे हैं 120 करोड़ PFI से, हम जब बेंगलोर राइट हो कह रहे 40 करोड़ PFI से। हम आरोप नहीं, जहां पर परमात्मा ने आपको विराजित किया है, अब आरोप न लगा के डॉक्यूमेंटेशन करके इन्हें करें नेस्तनाबूद। ये खलील खान ने जो फाख्ते उड़ाने शुरू कर दिए हैं, कम से कम अब बातों से नहीं, अब एक्शन। अब देश कुर्बानी मांग रहा है। और जो इजराइल की नीति है, इजराइल का दुश्मन कहीं भी संतुष्ट और कहीं सुरक्षित नहीं है, वो इजराइल में हो या न्यूयॉर्क में हो। उसके ऊपर कार्रवाई ऐसी होगी कि 7 पुश्त याद करेंगे। संबित पात्रा जी, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं SDPI हो या PFI हो, भारत के जो भी दुश्मन हो, डॉक्यूमेंटेटेड एविडेंस के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे शीर्षस्थ नेता के ऊपर कातिलाना हमले के मंसूबे बन रहे हैं। यही चीज मेरे कार्यकाल में जब होती थी, तो जैसे संबित पात्रा जी, सिगरेट का बट बुझाया जाता है, वो कार्रवाई की जाती थी। वो फिर आज तक सर नहीं उठा पाए, जिसको फौज में कहते हैं टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। जैसे कोबरा का सर काटा जाता है, वो करते। मेरी बातें डिप्लोमेटिक नहीं है, बहुत कड़वी है, लेकिन मैं मीठी मीठी बातें करने थोड़ी आया हूं।
बेगम साहिबा के लिए इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे किसी से दुश्मन नहीं है, लेकिन 2047 तो छोड़ दीजिए, आज अभी संबित पात्रा जी मैं आपका आह्वान करता हूं, इस ताकतों को निस्तनाबूद करने के ऊपर कार्रवाई करें, नहीं पीछे पछताना पड़ेगा। संबित पात्रा जी। नहीं, देखिए डीजी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और ये कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा है, आपने भी बताया कि आपके शो में भी पूछा। इस पूरे प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार जी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि द प्रोसेस इज ऑन। ये जो पीएफआई को बैन करने का प्रोसेस ऑन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। देखिए कोई होम मिनिस्ट्री हमें ब्रीफ नहीं करती है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, मगर लॉजिकली मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूँगा। नंबर 1, आप याद करिए अभी बिल्कुल रतन सारदा जी ने सही कहा कि ये जो पीएफआई है ये दरअसल जब सिम्मी को बैन किया गया, ये सिम्मी के सारे लोग पीएफआई में आए। ये जो उमर खालिद है जिसके समर्थन में कई ऑपोजिशन के लोग भी खड़े हुए, ये उमर खालिद के साथ राहुल गांधी भी खड़े हुए। ये उमर खालिद के पिताजी जो हैं वो सिम्मी में रहे थे, सिम्मी के अध्यक्ष भी थे। उन सारों ने मिलकर पीएफआई बनाया और उसका एक ऑफशूट एसडीपीआई जो उसका पॉलिटिकल विंग है। देखिए ये लॉजिक कहता है कि बैन करने से पहले आप तो इस नाम को बैन कर देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे, मगर ये लोग फिर किसी दूसरे बैनर के नीचे अपनी संगठन शुरू करके वही गतिविधि देश को बर्बाद करने वाला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला ना शुरू कर दे। इसलिए इनकी मैपिंग करना बिल्कुल शिद्दत से, ये लोग कौन कौन हैं, इनकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हुई हैं, किनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, कैसा इनका फाइनेंशियल मॉड्यूल है, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद जो नेशनलिस्ट सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकार है, जो राष्ट्रीयता को बहुत ध्यान देती है, ये इस पर बिल्कुल कार्यरत होगी। ऐसा मत सोचिए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। बहुत कुछ चीजें टीवी पर कहा नहीं जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब बताया जा रहा है, मगर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देश सुरक्षित हाथों में है, होगा होगा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।